हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार तांती एक बार फिर आप लोगों का मैथ्स विद अजय पाठशाला में स्वागत है। तो आज हम लोग जेक द्वारा जारी क्लास 10th का मैथ सेट 4 को क्वेश्चन 41 से लेकर 45 तक सॉल्यूशन को समझेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 से 40 तक का सॉल्यूशन पिछले क्लास में देख चुके हैं। अगर आप लोग अभी भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग उसे देखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए आज का क्वेश्चन को समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 41 नंबर है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 41। सबसे पहले हम यहाँ 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो 96 का जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2 छक्का 8, 2 अठी 16, फिर ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, 2 दूना 4, 2 छक्का 8, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 3 बार में। इसी तरह 404 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, जब 2 से इसको काटेंगे तो 202 बार में कटेगा, फिर ये 101 टाइम्स अब नहीं कटेगा। अब यहाँ हम लिख लेते हैं कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। और इसी तरह 404 का 2 गुने 2 गुने 101। अब हमें जो पूछा गया वो निकालते हैं HCF। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में से कॉमन आ रहा है। कहने का मतलब है इसमें 2 है तो इसमें भी है 2, फिर से 2 2 कॉमन आ रहा है। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो ये वापस में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। यही हो गया मेरा HCF। और LCM निकालने के लिए सबसे अधिक देखेंगे कि 2 किस में है, इसमें है, तो हम ये 2 को नहीं लेंगे। तो यहाँ कितना टाइम्स है 2, 1 2 3 4 5 हम लिख लेते हैं, फिर 3 3 कहीं नहीं है, और क्या है 101। अब हम सब वापस में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 3 96। और 96 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, 101 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 606, ये हो जाएगा 909। अब ये हो जाएगा 6969। कहने का मतलब है 9696। तो यही हो जाएगा मेरा LCM। चलिए आगे देखते हैं। अगला 41 नंबर क्वेश्चन में ही अथवा में दिया गया क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √7 अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके विपरीत यानी कि अपोजिट मान लेते हैं। माना √7 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या मान लेते हैं? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो √7 होगी वो P/Q के रूप में होगी, जहाँ इसका कुछ कंडीशन होती है, जहाँ P एंड Q यानी P और Q सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है, तथा Q इक्वल टू नॉट 0 है, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा Q 0 हो जाती है तो ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी यानी कि अनंत। अब थोड़ा हम लोग सह अभाज्य संख्या के बारे में समझ लेते हैं। तो 2 ऐसे संख्या जिसका कॉमन फैक्टर यानी कि सार गुणनखंड 1 होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या 3 और 5 है। अब जब हम इसका सार गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो ये कट जाएगी 1 और 3 से कटेगी। इसी तरह 5 भी मेरा 1 और 5 से ही कटेगा। अब दोनों में से हम कॉमन फैक्टर देखते हैं, यानी कि दोनों में से क्या आ रहा है, एक ही चीज़। तो ये क्या है 1। तो हम बोल सकते हैं 3 और 5 कौन संख्या है, सह अभाज्य संख्या। चलिए आगे समझते हैं। अब हम यहाँ दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो ये हो जाएगा √7 का वर्ग इक्वल टू P/Q का वर्ग। ये हो जाएगा √7 का वर्ग, √7 गुना √7 क्या हो जाएगा, सिर्फ 7 इक्वल टू ये हो जाएगा P² अपॉन Q²। अब हम
क्यू स्क्वायर को इधर और 7 को इधर लेते आ रहे हैं क्योंकि बीच में मेरा साइन इक्वल का है। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ये 7 नीचे उतर जाएगा 7। इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना है। हम यहाँ देख रहे हैं कि पी स्क्वायर जो है सो 7 से विभाजित हो रहा है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पी भी मेरा 7 से विभाजित होगा। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मानते हैं कि 4 का जो स्क्वायर है सो 2 से भागा हो रहा है, यानी विभाजित हो रहा है। तो क्या मेरा 4 2 से विभाजित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब हम यहाँ थोड़ा लिख ले रहे हैं, चूँकि पी स्क्वायर 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, इसलिए मेरा पी भी 7 से विभाजित होगा। अब आगे चलते हैं। फिर हम p इक्वल टू 7 के समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर अब आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ p इक्वल टू 7 के क्यों लिए? चूँकि हमें यहाँ √7 है दिया गया है, इसलिए हम यहाँ 7 के माने। अगर यहाँ √5 रहता तो हम यहाँ 5 के मानते हैं। अब हम यहाँ p का मान जो है सो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो पहला समीकरण क्या था? क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो p का मान कितना है? 7 के, इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ स्क्वायर दे रहे हैं। अपन क्या था? 7। अब यहाँ से k स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और k स्क्वायर अपॉन 7। ये 7 से कट जाएगा मेरा 7 बार। अब यहाँ मेरा q स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? 7k स्क्वायर। अब यहाँ से हम k स्क्वायर का मान निकाल ले रहे हैं। तो k स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, इधर मेरा क्या था? q स्क्वायर, और 7 था मेरा गुना के साथ, तो इधर आके मेरा क्या आ जाएगा? डिवाइड में उतर जाएगा, नहीं भाग में। अब यहाँ फिर हम सेम इसी तरह लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 7 से विभाजित हो रहा है, चूँकि क्यू स्क्वायर 7 से विभाजित है, इसलिए मेरा क्यू भी 7 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा। अब समीकरण 1 और 2 से इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट होता है? हम यहाँ लिख ले रहे हैं, अतः समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट है कि समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट है कि P और Q 7 से भी विभाजित है। चूँकि हमें यानी कि ये जो मेरा P और Q होना चाहिए वो सिर्फ 1 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन ये 7 से भी विभाजित है। जो हमारे अवधारणा कहे तो हम जो माने थे, अवधारणा के क्या है? ये अपोजिट है, यानी कि विपरीत है। अतः हम बोल सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि √7 एक कौन संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो यही हो जाएगा मेरा इसका सॉल्यूशन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है? तो हम जानते हैं जब कोई हल नहीं होती तो रेखाएं कैसी होती है? समांतर। और जब समांतर होती है तो वह कैसा होता है? A1/A2 =
B1 अपॉन B2 और इक्वल टू नहीं होना चाहिए C1 अपॉन C2 के। अब हम दोनों को समीकरण को इक्वल कर लेते हैं। कहने का मतलब है A1 क्या है मेरा 3 अपॉन 2K माइनस 1, ये मेरा A2 का मान है ना, इक्वल टू B1 क्या है 1 और B2 क्या है K माइनस 1। अब यहाँ से हम K का मान निकाल लेते हैं, चूँकि हमें K का मान ही पूछ रहा है तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इधर से करेंगे क्या हो जाएगा 3K माइनस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 2K माइनस का 1। अब यहाँ से ये 2 जब इधर आएगा तो हो जाएगा 3K माइनस का 2K और ये हो जाएगा माइनस का उधर 1 है, ये उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3K में 2K चल जाएगा तो K इक्वल टू यहाँ घटेगा तो बचेगा 2। तो यही मेरा आ गया K का मान। चलिए आगे समझते हैं। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्वेश्चन 43 हमें दे दिया गया है 11वां पद कितना दिया गया है 38 और 16वां पद कितना 73। अब 11वां पद का फार्मूला क्या हो जाता है A प्लस यहाँ 11 है तो इससे कम यानी कि 10D इक्वल टू 38, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार 16वां पद का फार्मूला हो जाएगा A प्लस 16 है तो यहाँ इससे कम यानी 15D इक्वल टू 73, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से कहने का मतलब है समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और A और D का मान हम निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 है A प्लस 10D इक्वल टू 38 और दूसरा समीकरण है A प्लस 15D इक्वल टू 73। अब हम यहाँ सिंपली कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ साइन को चेंज कर देंगे क्योंकि मेरा A कट जाएगा और D का मान निकल जाएगा। तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस। अब प्लस का ये और माइनस का ये कट जाएगा। अब माइनस का 15D में 10 का D मेरा घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 5D इक्वल टू यहाँ बच जाएगा कितना माइनस का 35। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब यहाँ से D का मान आ जाएगा मेरा कितना 35 अपॉन कितना हो जाएगा 5, ये कटेगा 5 का टेबल से कितना आ जाएगा 7। अब D का मान कितना आ गया 7। अब इस D का मान समीकरण 1 या 2 में हम पुट कर लेते हैं और हम A का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख लेते हैं। तो 1 का समीकरण था A प्लस 10D, तो D का मान कितना आ गया 7, तो हम यहाँ पुट कर ले रहे हैं इक्वल टू कितना था 38। अब ये हो जाएगा A प्लस 10 सत्ते 70 इक्वल टू 38। अब यहाँ A का मान हो जाएगा 38 और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ से A का मान आ जाएगा कितना 70 में 38 जाएगा तो माइनस का 32। अब हमसे पूछा गया है क्या 31वां पद, इसलिए 31वां पद क्या हो जाएगा 31वां पद हो जाएगा A प्लस, यहाँ 31वां पद है तो 31 से 1 कम यानी कि 30D, इसी का मान हमें निकालने बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा A का मान कितना है माइनस का 32 प्लस 30 गुना D कितना आया था 7। अब हो जाएगा ये माइनस का 32, ये प्लस ये हो जाएगा 30 को 7 से गुना करेंगे तो 210। अब 210 में 32 जाएगा तो बचेगा 178। तो यही हो जाएगा मेरा 31वां पद। अगला 44 नंबर क्वेश्चन मेरा थोड़ा फार्मूला बेस्ड है। हम लोग लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, कहने का मतलब है किसी भी एक साइड को लेकर हम दूसरे साइड को कैसे सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम यहाँ RHS से LHS को सिद्ध करते हैं। तो मेरा RHS है यानी कि राइट हैंड साइड
साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आप लोग इसे LHS से RHS को भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन वो मेरा थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड नहीं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं। साइन स्क्वायर क्या हो जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये मेरा फार्मूला होता है। नीचे क्या था 1 माइनस कोस ए। ये कैसे हुआ हम यहाँ लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, चूँकि साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का। अब आगे चलते हैं। ये मेरा फिर फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाता है 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, और नीचे क्या था 1 माइनस कोस ए। अब ये भी कैसे आया, इसको भी हम लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आगे हम देखते हैं 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए से कट जाएगा। अब यहाँ बचा 1 प्लस कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, चूँकि हम जानते हैं कि कोस ए इंटू सेक ए बराबर होता है 1, तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो सेक ए इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस 1 और नीचे सेक ए। तो हम देखते हैं कि जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व किए तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो यही मेरा हो गया प्रूफ, यानी कि ये आ गया LHS। ये हो गया मेरा प्रूफ्ड। अगला 45 नंबर क्वेश्चन से 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। ये रचना वाले क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन ये होता मेरा बहुत ही आसान है। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं। तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजा दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, और हमें बोल रहा है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाएं की 7/5 गुनी हो। तो हम ये तीनों भुजा में से किसी एक को हम एक रेखा खींच लेते हैं। तो हम 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच ले रहे हैं। ये 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिए। अब इसका हम नाम दे देते हैं BC, जो कितना है 7 सेंटीमीटर। अब अगला भुजा 5 सेंटीमीटर का एक हम चाप लेंगे, तो हम ये 5 सेंटीमीटर का एक चाप ले लिए। अब हम बिंदु C से या बिंदु B से कहीं से भी ये चाप को ले लेंगे। अब अगला भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो हम 6 सेंटीमीटर का एक माप ले लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इसे बिंदु C से चाप लगा देंगे। अब इसका नाम हम A दे देते हैं और इसे मिला देते हैं। ये था मेरा 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। आगे हमको बोल रहा है एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाएं का 7/5 गुनी हो। तो हम BX एक किरण बना लेते हैं। तो हम BX एक किरण खींच लिए। अब हम यहाँ देखेंगे कि दोनों में से मेरा बड़ा कौन है 7, तो हम इसे 7 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो हम अपने से ये 7 बराबर भागों में से बांट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसका हम नाम दे रहे हैं। ये B है, तो ये B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। अब हमें जो नीचे दिया गया है उस बिंदु से हम C को मिला देंगे। तो ये हम बिंदु C से हम B5 को मिला दिए। अब बिंदु B5 से एक चाप लेंगे अपने से।
और B7 के साथ कंपेयर करेंगे। तो B7 कहाँ था, यहाँ। अब इस चाप को हम माप लेंगे, ये हम माप लिए। अब यहाँ ध्यान देना है कि इस चाप को मापने के बाद आपको प्रकार को आगे या पीछे नहीं करना है। जैसे हम इस चाप को माप लिए, अब इसे आगे पीछे नहीं करना है। अब इस चाप से फिर हम यहाँ एक कट लगा देंगे। अब B7 से इसे आगे बढ़ा देंगे और इसे मिला देंगे। अब इसका नाम हम C था, तो इसको हम C डैश दे देते हैं। अब इसी तरह हम C पर एक चाप लगाएंगे और C1 से कंपेयर करेंगे। अब फिर से हम ये चाप को माप लेंगे और यहाँ से हम कट लगा देंगे। अब हम C डैश को आगे बढ़ा देंगे। अब इसको हम मिला देते हैं। तो ये A था, तो ये हम A डैश नाम दे देते हैं। अब चलिए इस रचना का हम चरण को देख लेते हैं। अब हम लोग रचना का चरण में लिखेंगे, सर्वप्रथम BC बराबर 7 सेंटीमीटर एक रेखा खींचें। हम लोग सबसे पहले BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे थे। आगे लिखेंगे B से 5 सेंटीमीटर तथा C से 6 सेंटीमीटर चाप खींचकर त्रिभुज ABC को मिलाकर त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। हम B से 5 सेंटीमीटर का चाप और C से 6 सेंटीमीटर का चाप खींचे थे। इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC का निर्माण होता है। आगे हम क्या किए थे, BX एक किरण खींचकर इसे 7 बराबर भागों में बांट दीजिए। हम BX एक किरण खींचे थे और इसे 7 बराबर भागों में बांट दिए थे। आगे लिखेंगे B5 को C से मिलाइए। हम B5 को C से मिला दिए थे तथा B5 C के समांतर B7 C डैश रेखा खींचें। B5 C के समांतर B7 C डैश रेखा खींचें। इसी प्रकार AC के समांतर A डैश C डैश रेखा खींचें। इस प्रकार नए त्रिभुज A डैश B C डैश का निर्माण होता है। A डैश B C डैश का निर्माण होता है। अब हम लोग रचना का सत्यापन कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे रचना का सत्यापन। रचना का सत्यापन। तो हम लिखेंगे, चूँकि मेरा A डैश C डैश समांतर था मेरा AC का, तो हम लिखेंगे A डैश C डैश समांतर है AC का। इसलिए मेरा जो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसका, A डैश B C डैश का। इसलिए त्रिभुज ABC ये समरूप हो जाएगा मेरा त्रिभुज किसका, A डैश B C डैश का, A डैश B C डैश का। तथा अब ये हो जाएगा A डैश B बटा AB, ये बराबर हो जाएगा B C डैश BC का और C डैश A डैश बटा CA का। ये बराबर हो जाएगा 7/5 का। अब हम बोल सकते हैं, अतः नए त्रिभुज दिए गए त्रिभुज के समरूप है, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC का संगत भुजाओं की 7/5 गुनी, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की कितना गुनी है, 7/5 गुनी।
है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार और देख लें। तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। अगला 45 के अथवा में दिया गया क्वेश्चन से एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये मेरा हो गया वृत्त का चतुर्थांश, ये वाला। अब ये इसी का क्षेत्रफल हमें निकालने बोल रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब ये मेरा हम देख सकते हैं कि ये वृत्त का चौथा भाग है, तो हम भी इसको 4 से भागा दे देंगे। अब हमें दिया गया है वृत्त के परिधि, चूँकि हमें वृत्त की परिधि दे दिया गया है। वृत्त की परिधि कितना दिया गया है? 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या हो जाता है? 2πr = 22। अब ये हम पुट कर दे रहे हैं, 2 पाई का मान 22/7 गुने r = 22। अब ये 22 से ये 22 कट जाएगा। अब यहाँ से r का मान मेरा आ जाएगा कितना? ये 7 उधर चल जाएगा और ये 2 मेरा नीचे उतर जाएगा। तो ये आ गया मेरा r का मान। अब हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/4, यहाँ 1 है। पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 होता है। और r मेरा कितना आया? 7/2 का स्क्वायर, क्योंकि मेरा r का स्क्वायर होता है। अब यहाँ हो जाएगा 1/4 गुने 22/7, ये r का स्क्वायर हो जाएगा 7/2 गुने 7/2। अब ये 2 से हम इस 22 को हम 11 बार में काट लेते हैं। ये 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा? तो 11, 7 बचा, तो 11 7 हो जाएगा 77 और नीचे 4 और 2, तो 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया मेरा वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे टू ऑल।